नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीवी लाइव पर। आप देख रहे हैं मेरा खास प्रोग्राम नजर और नजरिया। तो आज राहुल गांधी ने जो संसद में कर दिया है, जो भाषण में बोल दिया है, उसके बाद पूरी बीजेपी मानो तिलमिला सी गई है। एक कुछ ऐसी बातें राहुल गांधी ने अपने उस भाषण में बोली हैं जिसकी पिच अक्सर बीजेपी सेट करती आई है, जिसके बारे में लोगों को घेरती अब तक बीजेपी आई है और खासतौर पर कांग्रेस को। आज जब राहुल गांधी मणिपुर में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बोले तो मानो पूरे बीजेपी में हंगामा ही मच गया। शुरुआत उन्होंने रूमी से की और कहा कि जो शब्द दिल से आते हैं वो दिल से जाते हैं, यानी कि दिल से कही हुई बात जो है वो दिल तक पहुंचती है। रूमी को कोट करते हुए उन्होंने शुरुआत की तो लगा ऐसे कि शायद राहुल गांधी का वो अग्रेसिव अंदाज आज देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में कहा कि मैं उस तरह से बात नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने बात करने की शुरुआत की और बीजेपी की तरफ से जो हंगामा होना शुरू हुआ, उसके बाद से राहुल गांधी अपने उसी तेवर में नजर आए। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंदुस्तान को मारा गया है, मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की गई है, भारत माता की हत्या की गई है, देश की हत्या की है और इसीलिए पीएम मणिपुर पर नहीं बोलते हैं। एक मणिपुर के बारे में उन्होंने बोला कि दो हिस्सों में मणिपुर को बांट दिया गया है। उन्होंने कहा कि आप भारत माता के रखवाले नहीं हैं, आप भारत माता के हत्यारे हैं। आप देशद्रोही नहीं हैं, आप देशभक्त नहीं हैं, बल्कि देशद्रोही हैं। और ये भी कहा कि रावण का एग्जाम्पल देते हुए कि दो लोग उसके साथ थे, मेघनाथ और कुंभकर्ण, जिसकी वो बात मानता था, और पीएम मोदी भी जो है वो अमित शाह और अडानी की बात को मानते हैं। तो देशद्रोही कहा गया, भारत माता का हत्यारा कहा गया, मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की गई ये कहा गया। उन्होंने कहा कि वो जब मणिपुर गए किस तरह से वहां लोगों से मिले और किस तरह से लोगों ने अपनी व्यथा उनको सुनाई, उन तमाम बातों पर घेरा। उसी पिच पर राहुल गांधी ने खेला जिस पिच पर भारतीय जनता पार्टी खेलती आई है, और यही वजह है कि हालत ऐसी हो गई है कि मानो प्यासे को पानी ना मिले और वो तड़पता घूमे। बिल्कुल बीजेपी की हालत आज वैसी ही देखने के लिए मिली। अपनी बात को कहा राहुल गांधी ने और निकल लिए, और उसके बाद उनके जवाब में किसको आना था ये बिल्कुल पहले से ही जाहिर था। स्मृति ईरानी आई, और जब स्मृति ईरानी आई तो देखिए उनके पास मणिपुर पर बोलने के लिए वो बातें नहीं थी, उनके जवाब नहीं थे, क्योंकि हमेशा से बीजेपी सिर्फ पास्ट में अटकी रहती है। गांधी नेहरू की बात करती है, कश्मीरी पंडितों की बात की गई, उनके एग्जाम्पल्स दिए गए, 1990 में स्मृति ईरानी पहुंच गई, और जब इन सबसे भी बात नहीं बनी तो ये कहा गया कि राहुल गांधी जाते वक्त फ्लाइंग किस देकर गए हैं महिला जो सांसद हैं उनको, और उसके बाद शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई है। तो जब इन सबसे बात नहीं बनी तो इस निचले स्तर पर आ चुकी है राजनीति, और स्मृति ईरानी ने बाकायदा तौर पर कहा कि मिसोजिनिस्ट लाइक राहुल गांधी, ओनली राहुल गांधी कैन डू इट। तो ये बातें स्मृति ईरानी ने संसद में कही, और उसके बाद बाकायदा तौर पर सिग्नेचर्स लिए गए हैं उन महिला सांसदों के, और शिकायत दर्ज की गई। मैं आपको इस बीच ये भी बता दूं कि हेमा मालिनी से जब संसद के बाहर ये पूछा गया, क्योंकि उनके दस्तखत भी उस शिकायत पर हैं कि आपने राहुल गांधी को ऐसा करते देखा, तो वो एक तरह से सटपटा गई और कहा कि नहीं, उन्होंने तो नहीं देखा है, और फिर कुछ और बातें वो करने लगी। तो ये लगता है कि किस तरह से पूरी चीजें प्लान की गई हैं। एक और जो बात जो लगातार देखने के लिए मिल रही है, जब से मणिपुर का ये पूरा मुद्दा आया है, मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, विपक्ष जब भी अपनी बात को रखता है तब से देखने के लिए मिल रहा है, और आज जब राहुल गांधी मणिपुर के इस पूरे मामले पर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अपनी बातों को उस अग्रेसिव अंदाज में रख रहे थे जिससे बीजेपी तिलमिला गई, तो बार बार आप ये देखिए कि बार बार फ्रेम काटा गया और सिर्फ सभापति जी को ही दिखाया गया। राहुल गांधी को सिर्फ चंद मिनटों के लिए शुरू में और बीच में एक आध बार दिखाया गया। जब भी वो आक्रामक हुए उनका फ्रेम हट गया और सभापति जी को दिखाया गया, लेकिन जब स्मृति ईरानी बोल रही थी तो एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं हुआ। तो आप ये देखिए कि विपक्ष की आवाज को संसद के बाहर दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और यह भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने जाते वक्त फिर से वही अडानी का जो प्लेकार्ड वो दिखाते रहे हैं, और जिसके बाद पुर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज की थी और उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, वो एक बार फिर से दिखाया उन्होंने, एक बार फिर से अडानी का जिक्र किया। हालांकि शुरू में कहा कि मैं अडानी की बात नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने लास्ट में अडानी की बात
जरूर कही। और इस सब के बीच आप ये देखिए कि अब बीजेपी के पास इसका जवाब देते नहीं बन रहा है। वो तमाम बातें वो कर रहे हैं, वही घिसी पिटी जो हमेशा से करते आए हैं, लेकिन मुद्दों का जवाब, तथ्यों का जवाब तथ्यों से नहीं दिया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान दो जुड़ गए हैं। इनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव साहब मेरे साथ जुड़े हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, आप अक्सर उन्हें टीवी डिबेट्स में देखते रहे हैं। इसके साथ ही मेरे साथ शाहनवाज आलम साहब है, स्टेट प्रेसिडेंट है यूपी माइनॉरिटी कांग्रेस के। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। पंकज जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। आज जो राहुल गांधी ने धमाल किया है, शुरू में लग नहीं रहा था इतने अग्रेसिव अंदाज में वो नजर आएंगे, लेकिन क्या आपको लग रहा है जो लगातार शोर शराबा हुआ, जिस तरह से घेरने की कोशिश बीजेपी ने अपनी टैक्टिक्स अपनाई, राहुल गांधी ने वो सब कुछ कहा जिसके लिए शायद बीजेपी तैयार नहीं थी? बहुत शुक्रिया बुशरा इस महत्वपूर्ण सवाल और बहस को करने के लिए। देखिए, आज राहुल गांधी की जो वाणी थी उसमें हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं की भावना बोल रही थी। उनकी जबान से पंडित नेहरू और अंबेडकर बोल रहे थे। आज उन्होंने बीजेपी जो फर्जी नकाब लगाए रहती है राष्ट्रवाद का, उसको नोच कर फेंक दिया और पूरी दुनिया ने ये देखा। हालांकि इसे रोकने की बड़ी कोशिश हुई, जैसा आपने खुद बताया। 14 मिनट 32 सेकंड मेरा ख्याल है ये उनका भाषण था, जिसमें बमुश्किल 4 मिनट वो स्क्रीन पर रहे संसद टीवी के, बाकी समय वो दिखाए जाते रहे हमारे आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष। तो ये जो भय है सत्ता पक्ष का, एक व्यक्ति की भाषा और उसकी जो उसके जो विचार हैं वो कैसे रोके जाए, कैसे वो बोलने ना पाए, कैसे उसकी बातें दुनिया के सामने ना आने पाए, इसका हर इंतजाम किया गया। और यहां तक कि अब ये भी कह दिया गया बाद में कि वो तो मिसोजिनिस्ट है, उन्होंने फ्लाइंग किस उछाला। अब सार्वजनिक जगह में पहली बात तो वीडियो है नहीं, लेकिन अगर उछाला भी तो पूरे सदन की ओर उछाला। ये प्रेम व्यक्त करने का एक तरीका है। स्मृति ईरानी को कैसे लगा कि उनकी ओर टारगेटेड है ये, या जहां महिलाएं हो वहां प्रेम प्रदर्शन का यह तरीका नहीं होता, मुझे नहीं पता। स्मृति जी को ज्यादा ज्ञान है इस तरह के मसले का, उन्होंने फिल्मी दुनिया का भी अनुभव लिया है, वो एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस रही हैं। पर दिक्कत यह है कि स्क्रिप्ट जो है उनकी हमेशा की तरह कहीं और से लिखकर आई थी, और उन्होंने जब देखा कि राहुल गांधी के किसी भी सवाल का वो जवाब नहीं दे पाई और बहुत दयनीय प्रदर्शन रहा उनका। एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा कि ये भारत माता की हत्या की जा रही है। इसका मतलब है कि भारत माता का जो विचार है, एक तरफ आरएसएस का विचार है जहां वो एक मूर्ति बना देती है, एक तस्वीर बना देती है, उसके आगे अगरबत्ती लगा देती है, उस पर माला फूल चढ़ा देती है, और भारत के बच्चों को दंगों की आग में झोंक देती है। राहुल गांधी पंडित नेहरू के उस भाषण की याद दिला रहे थे जिसमें पंडित नेहरू ने कहा था कि भारत माता की अगर आप जय बोलते हैं तो भारत माता है कौन? भारत माता इस देश का हर नागरिक है। स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, सब नौजवान, जो भारत का नागरिक है, जो भारत भूमि में पैदा हुआ है, सांस ले रहा है, वो सब भारत माता है। भारत माता का अंश ही नहीं, वो स्वयं भारत माता है। और इसलिए अगर मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो भारत माता के साथ अत्याचार हो रहा है। वहां पर अगर मारे जा रहे हैं लोग तो भारत माता की हत्या हो रही है। आज ये राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि इनका जो फर्जी राष्ट्रवाद है उसकी जगह असल राष्ट्रवाद की भावना को देश के सामने उन्होंने रखा है और बताया है कि भारत का मतलब सिर्फ कोई नक्शा नहीं है, सिर्फ पहाड़, जमीन, नदी, नाले, इमारतें नहीं है, सिर्फ आप जो एक लुटियन जोन में एक बड़ा सा संसद भवन इमारत बना रहे हैं वो नहीं है। भारत जो है सेंट्रल विस्टा नहीं है, भारत का मतलब भारत के लोग हैं। और ये बात आज स्पष्ट की है। मणिपुर को जिस तरह से विभाजित किया है, मणिपुर में जिस तरह से प्रधानमंत्री मौन है, इस मौन को उन्होंने, ऐतिहासिक मौन को रेखांकित किया है। क्योंकि जैसा कि आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की वो कविता पढ़ी होगी जिसमें वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे घर के एक कमरे में लाश पड़ी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में गाना गा सकते हो? अगर तुम्हारे घर में एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? अगर हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। मैं बहुत दिनों तक सोचता था कि सर्वेश्वर किसको संबोधित करके कविता लिख रहे हैं।
आज समझ में आया कि वो जो चुप है अपने घर में लगी हुई आग को देखकर, अपने घर के कमरों में पड़ी हुई लाशों को देखकर, वो कोई और नहीं, ये सरकार और उसका प्रतिनिधि चेहरा इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जी बिल्कुल। और रावण से भी तुलना कर डाली। और घमंडिया राहुल, अब तक प्रधानमंत्री ने कहा था कि इंडिया नहीं बल्कि घमंडिया है, और आज राहुल गांधी ने कहा कि रावण को रावण के अहंकार ने मारा। तो एक तरह से उन तमाम चीजों पर वार करते हुए राहुल गांधी नजर आए जिनको लेकर लगातार बीजेपी जो है एक तरह से प्रहार करती आई है कांग्रेस पर। एक और महत्वपूर्ण बात जो लगातार राहुल गांधी कहते आए हैं, शाहनवाज साहब आपसे मैं जवाब चाहूंगी कि पूरे देश में क्रोसिन फेंक रहे हैं आप, और मणिपुर में फेंका, चिंगारी लगा दी, वहां जो कुछ हुआ सबने देखा, और आप हरियाणा में भी यही कर रहे हैं, पूरे देश को आप जला रहे हैं और भारत माता की हत्या हो रही है। तो ये कहना राहुल गांधी का, हरियाणा का उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मणिपुर राहुल गांधी गए, लेकिन सबको ये भी इंतजार है शाहनवाज साहब कि कब राहुल गांधी हरियाणा जाएंगे। जिस तरह से लगातार मणिपुर पर वो मुखर होके खुलकर बात कर रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मोहब्बत की बात करने वाले राहुल गांधी आखिर अपनी उस दुकान को लेकर हरियाणा कब जाएंगे? क्योंकि आप माइनॉरिटी सेल से, इसलिए सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, लोग आपसे भी पूछ रहे होंगे। ये देखिए, जल्दी ही राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी मेवात जाएंगे। ये जो केरोसिन वाली बात है, ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं उनके साथ था। ये बात उन्होंने कई बार उस दौरान कही, मीडिया में भी कही, अपने भाषणों में भी कहते थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि अब वो से पे है, ऐसे ही कोई चिंगारी लगेगी, उठने लगेगी। तो इसी को आज दोबारा उन्होंने संसद में मेवात के हवाले से, मणिपुर के हवाले से कहा। और जो सबसे अहम आज के भाषण, मैं कह सकता हूं कि जैसे अभी पंकज जी कह रहे थे, लंबे समय के बाद भारत को फिर से परिभाषित करने की जो जरूरत थी, वो आज फिर से राहुल गांधी जी ने किया। जब भारत बन रहा था निर्माण के वक्त से, उस समय पंडित नेहरू ने लोगों से बताया, भारत माता सिर्फ पेड़ नहीं है, नदी नहीं है, समंदर नहीं है, वो यहाँ के लोग हैं। ये तालीम शायद धीरे धीरे फेड आउट हो रही थी, लोगों को शायद कन्वे नहीं हो पा रहा था, हम नहीं कर पा रहे थे, हमारे सिलेबस नहीं कर पा रहे थे, हमारे जो स्कूल हैं वो नहीं कर पा रहे थे। और इसीलिए हमने देखा कि माता को एक कृत्रिम, एक वेक टाइप का एक चेहरा देने की कोशिश पिछले लंबे समय से हो रही थी। और जो लोग भी उस झांसे में आए, आज अंततः वो या तो हत्यारों के समर्थक हैं, या उस हत्यारों के झुंड में शामिल हैं, या एक मूक दर्शक है। इस जड़ता को तोड़ने के लिए राहुल गांधी जी का ये बयान बहुत ही मार्मिक है। हमारे जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो हमारे बुनियाद हैं, उन बुनियादों पे बात करते रहना राजनीति में आज सबसे जरूरी है। आप सोचिए कि 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मोदी जी, अगले साल 15 अगस्त को जो सरकारी विज्ञापन छपता है, हर अखबार के फ्रंट पेज पे, उसमें भारत का वो प्रियम्बल लाया जाता है जो 42वें अमेंडमेंट से पहले था, जिसमें सेकुलर शब्द नहीं था, समाजवाद शब्द नहीं था। और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 साल में 2 बार अपने सदस्यों के जरिए प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में ला चुकी है इन दोनों शब्दों को हटाने की। उस समय भी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने बेसिक्स पे बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा पोजीशन है, जो लक्ष्य है देश का, समाजवाद का, सेकुलरिज्म का, उस पर बात। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बुनियादी चीजों पे बात करते रहना बहुत जरूरी है। आप याद करिए 2019 में जब मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि पूरे चुनाव में विपक्ष सेकुलरिज्म शब्द का नाम लेने का साहस नहीं दिखा पाए। भारतीय जनता पार्टी अपने बेसिक्स की राजनीति करती है।
वो अपने मूल मुद्दों पे, मूल एजेंडे पे, जो उनके 3-4 मूल कोर एजेंडे हैं, उस पे बात करती रही है। और ये दुर्भाग्य है देश का कि विपक्ष का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोर इश्यूज पे बात नहीं करता है, जो हमारी राष्ट्रीयता को, हमारी भारतीयता को डिफाइन करता है। राहुल गांधी जी का आज जो ये बयान है, ये सबके लिए चिंतन मनन का विषय होना चाहिए, खासतौर से जो एंटी बीजेपी पार्टियां हैं, कि हमको अपने बेसिक्स पे बात करना पड़ेगा। और ये बेसिक ये है कि भारत में रहने वाला, यहाँ के हवा पानी पे जिंदा रहने वाला, दाने पे जिंदा रहने वाला हर आदमी भारत माता है, और जब तक उसकी जय नहीं होगी, किसी की जय नहीं हो सकती। राहुल गांधी जी ने, मुझे याद है महू में हम लोग एकदम राहुल गांधी ने ये गए थे। जी, मैं आपके पास लौटूंगी शाहनवाज जी। शाहनवाज जी, आपके पास मैं लौटूंगी, कुछ और महत्वपूर्ण सवाल है मेरे पास आपके लिए, मैं उन पर बात करूंगी। लेकिन पंकज जी, अगर अभी फिलहाल हम देखें तो पार्लियामेंट में फारूक अब्दुल्ला जो है वो बोल रहे हैं। कल उन्हीं फारूक अब्दुल्ला को लेकर निशिकांत दुबे ने कहा था कि देखिए किस तरह से शेख अब्दुल्ला को जो है जेल में डाला था, आप किसके साथ खड़े हुए हैं, ये कहा था उन्होंने। और आपको किसके साथ होना चाहिए, शायद वो उस वक्त ये भूल गए थे कि 370 और 35 से हटाने के दौरान क्या कुछ फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला और वहां की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बीजेपी ने किया था। और अभी फारूक अब्दुल्ला जो बोल रहे हैं तो उन्होंने सीधा सवाल पूछा है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने 1990 का जिक्र किया और ये कहा कि कश्मीरी पंडित जो हैं उनकी बात उन्होंने की। और अब वो पूछ रहे हैं कि 9.5 साल में आप ब्यौरा दीजिए, डेटा दीजिए कि आखिर आपने कितने कश्मीरी पंडितों को बसाया है, जिनकी सियासत आप करते रहे हैं, आपके तो ये मैनिफेस्टो का हिस्सा है। उसके बावजूद भी आप ये देखें कि 9.5 साल में दावे बहुत बड़े बड़े किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत तो इसके बिल्कुल उलट है। तो उन्हीं की जबान में उन्हीं को जवाब देते फारूक अब्दुल्ला नजर आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक बार इन तमाम चीजों पर भी खुलकर बात हो जाए, तथ्यों पर बात हो जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्योंकि लगातार बीजेपी यही सियासत करती आई है। देखिए बुशरा जी, बीजेपी झूठ बोलने की मशीन है। अब मैं स्मृति ईरानी को इसलिए दोष नहीं दूंगा कि मैंने पहले ही कहा कि उनकी स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जाती है और वो उसी की आदी है। वो अच्छी भाव भंगिमा बनाती है और बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, टीवी पे हमने उनका कमाल देखा है। और दिक्कत क्या है कि जब आप यथार्थ की दुनिया में आते हैं तो अभिनय उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, वो गौड़ हो जाता है। स्क्रिप्ट आपकी अपनी होनी चाहिए। जब वो 1990 का जिक्र कर रही थी तो वो इस बात को भूल गई कि 1990 में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। और उसका समर्थन कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन कर रही थी। तो ये जो कश्मीर का सारा मसला ये उठाते हैं, ये भूल जाते हैं कि जब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, कश्मीर में ऐसी स्थिति कभी नहीं रही। 370 था और इसके बावजूद वहां कश्मीर की कली की शूटिंग होती थी। कभी वहां पर हथियार नहीं उठाए जाते थे। जरूर एक वैचारिक संघर्ष चल रहा था कश्मीर में, जो कांग्रेस के साथ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बीच बीच में वो वैचारिक संघर्ष चलता है कि पाकिस्तान अपनी सेनाओं को पीओके से आपको पंकज जी मैं रोकना चाहूंगी माफी के साथ। फारूक अब्दुल्ला पार्लियामेंट में बोल रहे हैं और सीधे हम वही दर्शकों को सुनाते हैं कि आखिर वो क्या बोले। हालांकि अब शायद वो अपनी बात को कह चुके हैं। जी, आप अपनी बात को आप रखें शिवा। पंकज जी। जी, तो मेरा कहना यह है कि स्मृति ईरानी इस बात को भूल गई कि वहां पर उनका जब कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद का जब विस्फोट हुआ, जब चरम हुआ, तो कौन थे जगमोहन वहां के जो राज्यपाल बनाए गए, किसके नेता थे, किसने भेजा और किस पार्टी के वो बाद में केंद्रीय मंत्री बने। हम सब जानते हैं जगमोहन कौन थे और कहां क्या हुआ था वहां कश्मीर में। सवाल यह है कि कश्मीर तो भारत का हिस्सा ही इसलिए बन पाया कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, जो उस समय की जो नेहरू जी का खास तौर पर इसमें जो एक विजन था, जिसकी वजह से द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को चुनौती देते हुए एक मुस्लिम बहुल इलाके ने भारत में रहना स्वीकार किया, इसलिए कि भारत एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आ रहा था और ये कह रहा था कि हमारे यहाँ सब लोग बराबर होंगे। कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान से मोर्चा पहले लिया, भारतीय सेना वहां बाद में पहुंची, ये सच्चाई है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होता था, लेकिन जो भारतीय राष्ट्रवाद है उसका ही यह प्रभाव था कि बाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी। दिक्कत यह है कि ये सारे लोग जो आज राष्ट्रवाद का फर्जी नकाब लगाए घूमते हैं, ये भारत की इस एकता के ही खिलाफ थे। जब भारत आजाद हुआ तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि भारत में आजादी सिर्फ ब्रिटिश इंडिया को मिली थी। बाकी जो 562 रियासतें थी उनसे कहा गया कि आपकी जहां इच्छा हो वहां जाइए, चाहे भारत में, चाहे पाकिस्तान में, और चाहे आप स्वतंत्र रहिए। और हरि सिंह थे उस समय, वहां के राजा हरि सिंह थे जिन्होंने विलय नहीं स्वीकार किया था जब तक कि वहां कबायली हमले नहीं हो गए और वो त्राही त्राही नहीं कर पाए। और उस समय त्रावणकोर रियासत ने आजादी की घोषणा कर दी थी। तो माननीय सावरकर जी जो इनके प्रातः स्मरणीय हैं, उन्होंने तार देकर बधाई दी। भारत से अलग अलग रियासतें रहें, इसमें भी इनको भारतीय राष्ट्रवाद कमजोर होता नहीं पड़ता, दिखाई पड़ता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद की जो असल कल्पना है वो तो कांग्रेस की कल्पना है, जिसने इस देश को एकजुट किया, जिसने अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के शोक को शक्ति में बदला और एक भारतीय राष्ट्र राज्य संभव हुआ। दिक्कत यह है कि स्मृति जी इस चीजों को समझने में अभी शायद वो बहुत ध्यान नहीं देना चाहती होगी, या फिर शायद उन्हें इस स्क्रिप्ट को उनके पास पहुंचाया नहीं जा रहा है। मेरा उनसे आग्रह है कि कश्मीर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण किताबें, कुछ दस्तावेज वो पढ़ें, और नहीं तो फारूक अब्दुल्ला जी बहुत पुराने राजनेता हैं, उनके साथ मिलकर बैठकर वो उस पूरे प्रकरण को समझ सकती हैं। नहीं अपनी ही पार्टी के तमाम उनके जो पुराने लोग हैं उनसे समझ लें, लेकिन ये इस तरह से जो वो बोल रही है, असल चीज तो मणिपुर की उन महिलाओं के बारे में एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, जिन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जिन्हें पुलिस ने सौंपा कि उनके साथ बलात्कार हो। ये कैसी मंत्री हैं? शर्म आनी चाहिए इनको। जी बिल्कुल। और बेशर्मी से पार्लियामेंट में उन्होंने ये तक बोला कि आप बैठ जाइए, आई हैव बीन टू मणिपुर, यानी कि इलेक्शन के दौरान वो शायद मणिपुर की वहां की औरतों के साथ जो लोग नृत्य कर रही थी उसको शायद वो बता रही होंगी कि वो वहां पर गई हैं। लेकिन अब जब उनकी जरूरत थी और जिस डिपार्टमेंट के वो मिनिस्टर हैं, देखिए कि अभी नहीं गई हैं और बेशर्मी से कह रही है कि आई हैव बीन टू मणिपुर। लेकिन अभी हम दर्शकों को सुनवा देते हैं कि अब से कुछ ही मिनट पहले फारूक अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट में क्या कुछ कहा है। Nation is for all of us. If nation survives, we all will survive. That's the first thing we must all remember. I need to correct the minister who spoke recently. She said about child marriage, that since they came, child marriage has stopped in Kashmir. She's completely wrong. Maharaja Kashmir, Maharaja Hari Singh in 1928 passed the act that no child marriage will take place in his state. And that was put into order. And they completely gave a wrong information which I want to be corrected about. Secondly, we are part of India, yes. She spoke about Kashmiri Pandits. It's the biggest black mark that is on our history of Jammu and Kashmir. 1947, when the Kabalis came and the Pakistani army came, Maharaja's army was very small. They could not defend the state. They walked in. Who defended at that time the people, the minority? Everyone, the Hindu, Muslim, Sikh, all Christians stood together and said, we will fight them. We had no weapons, but we only had the will that they cannot take us. And I must inform the minister, the Akali Dal leader here. We are proud of your people. The Patiala regiment was the first that came to defend us. And I remember as a child, I was behind my father when I went to the airport. And I saw these 6-footers with a ring around their head. And I hid behind my father. I said, who are they? He said, they are the Punjab regiment that has come to defend us. And to them I pay my homage, to their bravery.
Many died in my land, hardly any returned back. पहले आदिवासियों की हुआ करती थी। तो जब आप यहां शहीद हुए, हिंदुस्तान के जो ओरिजिनल मालिक थे वो यहां अंग्रेजों की गोली खाकर शहीद हुए। अब बीजेपी ने एक नया शब्द निकाला है, वनवासी। वनवासी का मतलब जो जंगल में रहते हैं। हम आपको आदिवासी कहलाते हैं, यह पूरा का पूरा देश आपका है और हम चाहते हैं कि आप जो भी करें, जहां भी करें, आप सफलता प्राप्त करें। चाहे आपके बच्चे कॉलेज में जाना चाहें, यूनिवर्सिटी में जाना चाहें, हवाई जहाज उड़ाना चाहें, कंप्यूटर चलाना चाहें, बिजनेस करना चाहें, इंडस्ट्री को चलाना चाहें, हम चाहते हैं कि आपको मौका मिलना चाहिए। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप अपने बच्चों के लिए सपना देखना चाहते हैं, वो आपका सपना पूरा होना चाहिए। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आप आदिवासी नहीं हो, आप हिंदुस्तान के पहले निवासी नहीं थे। वो कहते हैं कि आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो। मतलब आप इस देश के ओरिजिनल मालिक नहीं हो, आप तो जंगल में रहते हो। यह आपका अपमान है, यह भारत माता का अपमान है। सिर्फ आदिवासियों का नहीं, पूरे देश का अपमान है। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। यह पहले आपकी जमीन थी। बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहती है कि आप जंगल में रहो, जंगल के बाहर ना निकलो। आपके बच्चे इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, लॉयर ना बने, बिजनेस ना चलाएं, हवाई जहाज ना उड़ाएं, प्रोफेसर ना बने। वो आप पे वनवासी का ठप्पा डालना चाहते हैं। मतलब आप जंगल में रहते हो, आप दूसरे लोगों से कम हो। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इस बात को कभी नहीं मान सकते। आप इस देश के मालिक हो, यह जमीन आपकी जमीन है और इस देश में आपको हक मिलना चाहिए। अच्छा, फिर आपसे कहते हैं आप वनवासी हो और फिर आप ही के जंगल को आप ही के हाथों से छीनकर अदानी जी को पकड़ा देते हैं। वनवासी आपको कहते हैं, मगर जब हमने आपको जंगल का, जमीन का, जल का हक दिया, पैसा कानून दिया, आदिवासी बिल दिया, तो बीजेपी ने, आरएसएस ने क्या किया? वो जो औजार हमने आपको दिए थे, उन्होंने एक के बाद एक रद्द कर दिए। वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो और फिर आस्ते 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 जंगल को वो काटते जाते हैं। आस्ते आस्ते जो आपके हक हैं उनको वो छीनते जाते हैं। आपकी जमीन जो है उसको छीनते जाते हैं। वो अंत में चाहते हैं कि वो आपको वनवासी कहें और हिंदुस्तान में जंगली गायब हो जाए, तो आप कहीं के नहीं रहो।
तो राहुल गांधी को अभी आप सुन रहे हैं राजस्थान के मनगढ़ से, और आप देख रहे थे कि आदिवासियों को लेकर उन्होंने अपनी बात वो रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी आरएसएस का ये पूरा ये नैरेटिव है, प्रोपेगेंडा है कि वो आपको वनवासी बताते हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। पहले आदिवासियों की थी और आदिवासियों को इस देश में हक मिलना चाहिए, कोई भी सपना देखने का हक मिलना चाहिए। आज मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया और अपने भाषण में मैंने कहा कि हिंदुस्तान एक आवाज है, हर नागरिक की आवाज है, आदिवासियों की आवाज है, पिछड़ों की आवाज है, दलितों की आवाज है, अल्पसंख्यकों की आवाज है, जनरल कम्युनिटी की आवाज है, महिलाओं की आवाज है। और जहां भी ये बीजेपी के लोग जाते हैं, हिंदुस्तान की आवाज को चुप करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, बीजेपी की सोच ने मणिपुर में आग लगा दी। 3-4 महीने से मणिपुर में आग जल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में बोला, मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है, बीजेपी की विचारधारा ने मणिपुर में भारत माता की हत्या की है। और देखिए, 3-4 महीने से आग लगी है। अगर प्रधानमंत्री चाहे दो 3 दिन में उस आग को बुझा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की सेना को कहा कि इस आग को 2 दिन में बुझा दो, हिंदुस्तान मणिपुर में जो आग जल रही है उसको 2 दिन में बुझा देगी। मगर प्रधानमंत्री आग को जलाना चाहते हैं। उन्होंने तो बांटा है मणिपुर को। और देखिए, 3 महीने हो गए, ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है, स्टेट ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। मैं वहां गया, रिलीफ कैंप्स में गया, महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, गले लगा। विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए मगर प्रधानमंत्री नहीं गए। एक शब्द आज तक नहीं बोला। जहां भी ये जाते हैं, किसी ना किसी को लड़ा देते हैं। आदिवासियों को कहेंगे तुम्हारी जमीन नहीं है, नफरत फैलाएंगे, हिंसा फैलाएंगे, बाकी लोगों के बारे में गलत शब्द प्रयोग करेंगे। इससे देश को फायदा नहीं होता। राजस्थान में देखिए हमारी सरकार ने क्या क्या किया। सीएम चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम देश का सबसे बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। कालीबाई स्कूटी योजना, मुफ्त में महिलाओं को स्कूटर,
मुख्यमंत्री कोचिंग योजना, फ्री एंट्रेंस एग्जाम में कोचिंग मुफ्त में, SC/ST डेवलपमेंट फंड को 500 करोड़ से 1000 करोड़ कर दिया। तो हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, आदिवासियों की सरकार चलाते हैं। पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम जो राजस्थान की सरकार ने दी, 90 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा। गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, जो ऊबर ओला चलाते हैं, उनकी मदद के लिए। तो हम गरीबों की सरकार चलाते हैं और हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। पूरे देश में वो नफरत फैला रहे हैं। इसलिए मैं कन्याकुमारी से कश्मीर चला, राजस्थान से भी मैं निकला था। भारत जोड़ो यात्रा हमने की, पूरे देश को जोड़ने का काम किया और एक नारा दिया था, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। और यही हमारा काम है। आदिवासियों भाइयों और बहनों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मैं आपका सिपाही हूं, दिल्ली में रहता हूं, मगर जब भी आप चाहो मुझे आप राजस्थान बुला लो, अपने घरों में बुला लो, और जो भी आप चाहते हो आप मुझसे पूछो, हमारी सरकार से पूछो, और हम दिल से आपकी पूरी मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि जो आपका हक है आपको मिले, जो आपके सपने हैं वो पूरे हों, आपके बच्चे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ें। आपने जो इस देश के लिए कुर्बानी दी, जो आपने खून दिया, उसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रमेश पंड्या जी से कहूंगा कि वे पधारें और आभार व्यक्त करें। ढोल बजाओ, ढोल ढोल बजाओ, हरियो हरियो करो, ढोल बजाओ, जोर से बजाओ ढोल। राहुल गांधी, अशोक गहलोत। तो अभी आप राहुल गांधी को सुन रहे थे, और राहुल गांधी बासद में थे, राजस्थान के, जहां पर उन्होंने आदिवासियों को लेकर अपनी बात कही। हम आपको ये बता दें कि इसी साल राजस्थान में असेंबली इलेक्शन है और वहां पर आदिवासियों को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी, जहां उन्होंने कहा कि आपको वनवासी कहकर बुलाते हैं, मैं आप भारत के उतने ही हिस्से हैं जितना कोई और। हम चाहते हैं कि आपके बच्चे भी प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, ये तमाम बने, और ना कि आपको वनवासी कहकर आपको एक दायरे में महदूद कर दिया जाए। तो ये तमाम बातें राहुल गांधी ने, और इसके साथ साथ उन्होंने मणिपुर का भी जिक्र किया। जिक्र उन्होंने ये भी किया कि किस तरह से आज पार्लियामेंट में जब वो बोले मणिपुर को लेकर, उन लोगों से मिलने के लिए गए, उन तमाम चीजों का जिक्र राहुल गांधी यहाँ पर अपनी इस रैली में करते हुए नजर आए। मेरे साथ शाहनवाज आलम साहब बने हुए हैं। शाहनवाज साहब, अभी आपने राहुल गांधी को सुना और हम मणिपुर की चर्चा लगातार कर रहे हैं, खासतौर पर पार्लियामेंट में जो उन्होंने बोला है उसकी बात हम कर रहे हैं। आज जिस तरह से राहुल गांधी गरजे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा है, इंतजार है कि अमित शाह, जब, क्योंकि ये था कि 4 बजे शायद अमित शाह बोलेंगे, अभी तक तो पार्लियामेंट में उन्होंने नहीं जवाब दिया है, लेकिन जब प्रधानमंत्री या अमित शाह जवाब देते हैं तो क्या कुछ बोलते हैं। क्या आपको लग रहा है जो कह दिया गया है अब उसका असर जो है वो दूर तक रहने वाला है? असर दूर तक रहने वाला है। सबसे अहम बात जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कही कि किस तरीके से उनके लोगों को उनके तमाम जो हुकूक थे, जिसके वादे के साथ उनको भारतीय राज्य में शामिल किया गया था, उनको किस तरह से कर्टेल किया गया। फारूक अब्दुल्ला साहब के इस बात को मणिपुर के हालात से जोड़ करके देखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही सीमावर्ती राज्य हैं
और ये बात कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला साहब समझ रहे थे, जो उनके बात से रिफ्लेक्ट हो रहा था कि मणिपुर में शायद वैसा ही कुछ भाजपा करना चाहती है जैसा कि कश्मीर में हुआ था। ये वो परिवार है जिसने भारत में रहना तय किया अपनी मुस्लिम बहुलता के बावजूद, तो शायद इसलिए सिर्फ किया कि भारतीय संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता था, वो एक सेकुलर निजाम था। तो जैसे ही नई दिल्ली हिंदुत्व की बात करेगा, थियोक्रेसी की तरफ बढ़ने की बात करेगा, आप देखेंगे कि जो चीजें कश्मीर में हुई हैं उसी तरह के हालात मणिपुर में भी होंगे। तो ये बहुत ही अहम बात थी जो आज फारूक साहब ने कही। एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा, बिल क्लिंटन साहब जब भारत आए थे तो भारत दौरे के पूर्व संध्या पे अनंतनाग के 36 सिंहपुरा गांव में 36 सिखों का जनसंहार किया गया और जो हत्या करने वाले थे वो उस संगठन से जुड़े हुए बताए गए जो लोग आज सत्ता में हैं। बिल क्लिंटन ने उस समय भी कहा था कि हिंदुत्ववादी ताकतों ने मेरी यात्रा के पूर्व संध्या पर 36 सिंहपुरा गांव में सिखों का जनसंहार किया। फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, फारूक अब्दुल्ला साहब ने इसकी सीबीआई की जांच की मांग के लिए केंद्र सरकार को बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो इसकी जांच करा के रहेंगे। और जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको दिल्ली तलब किया। उस समय ये एनडीए के पार्ट थे और हमेशा के लिए वो जांच बंद कर दिया गया। तो जब फारूक अब्दुल्ला साहब से ये पूछा जा रहा हो कि आप उस पार्टी के साथ खड़े हैं जिसने आपके वालिद साहब को, शेख अब्दुल्ला साहब को जेल में बंद रखा था, तो भारतीय जनता पार्टी को भी देश को जवाब देना चाहिए कि आखिर किस वजह से उन्होंने कश्मीर के 36 सिखों की हत्या की जांच को हमेशा रोकने की कोशिश की, कभी भी उस जांच को नहीं होने दिया। तो ये जो बहुत डीप स्टेट का मामला है, हमारे बॉर्डर के राज्यों में क्या चल रहा है, आज जिस तरह से हर आदमी जानता है, हर आदमी ये बात कह रहा है कि मणिपुर में जो भी हो रहा है उसको नई दिल्ली करा रहा है, उसी तरीके से ठीक कश्मीर में, कभी पंजाब में जो भी पूर्ववर्ती राज्य रहे हैं वहां पे अशांति जब भी हुई है उसमें राज्य की भूमि है, नई दिल्ली की भूमिका रही है। इसलिए मणिपुर का हमारे देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ सवाल भी है। और बिल्कुल राहुल गांधी जी ने सही कहा है कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है और ये हत्या बहुत जगमोहन जी के नेतृत्व में, जब वीपी सिंह सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब यही भारत माता हत्या कश्मीर में चुकी है। इसी तरह के हालात उस समय भी थे। तो जो भी आज बहस हुई है उसको बहुत इतिहास के नजरिए से भी देखने की जरूरत है। और ये बहुत जरूरी है कि बेसिक मूल्यों पे बात हो रही है। हमको एक देश क्या चीज बनाता है। पहला और दूसरा जब चुनाव इस मुल्क में हो रहे थे तो बहुत सारे टिप्पणीकारों ने, विदेशी लेखकों ने ये बात कही कि भारत 2 चुनाव सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन कांग्रेस की दूरदर्शिता की वजह से, इतनी विविधता के बावजूद हमने कड़ी से कड़ी जोड़ करके इस मुल्क को यहां तक पहुंचाया है। और भारतीय जनता पार्टी उन कड़ियों को अलग करना चाहती है। यही बात आज राहुल गांधी जी ने सदन में कही। तो राहुल गांधी जी ने जो आज सदन में बोला वो सिर्फ उनकी आवाज नहीं है, ये 180 करोड़ जो भारतीय हैं उनकी जो भावना है, आज उसको राहुल गांधी जी ने रिफ्लेक्ट किया है। और मेरा मानना है कि इस भाषण के बाद आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और बढ़ेगी। तमाम जितने नॉन सीरियस उनके लोग हैं वो टीवी पर आकर के बहस को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ स्क्रिप्टेड डायलॉग्स पढ़े जाएंगे, ये सब चीजें होंगी। लेकिन इससे कम से कम ये अंदाजा लग गया कि राहुल गांधी और ये देश ठीक एक दूसरे के पूरक बनते जा रहे हैं और ऐसा होना बहुत जरूरी है इस मुल्क को बचाने के लिए। गोदी मीडिया कहते हैं, कुछ लोग सुपारी मीडिया कहते हैं, वो सब जो है अपने काम पर जो है वो लग गए हैं
और जाहिर सी बात है कि उन तमाम बातों को जो कुछ कहा है उसके जो महत्वपूर्ण अंश है उनको ना निकाल के बल्कि गैर जरूरी चीजें जो हैं उन पर बहस की जाएगी और उसकी शुरुआत हो भी गई है। और आप ये देखें, जब स्मृति ईरानी ने वो बातें, जब मिसोजिनिस्ट बोला राहुल गांधी को, फ्लाइंग किस वाली बात बोली, उससे इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है जो जरूरी चीजें हैं जिन पर बात होनी चाहिए, जिस पर ज्वलंत सवाल पूछे हैं राहुल गांधी ने, और उसी खेल में मात दी है बीजेपी को, जिस पर वो खेलती आई है और जिस पर वो घेरती आई है सबको, क्योंकि ये 9.5 साल में बताने की कोशिश की गई है कि जो बीजेपी के साथ वो देश के साथ, जो बीजेपी के साथ नहीं वो देश के साथ नहीं, वो देशद्रोही है। और आज राहुल गांधी ने जब ये बोला कि आपने भारत माता की हत्या की है मणिपुर में, आप हत्यारे हैं, जब ये कहा कि आपका रावण का अहंकार ने ही उसे मारा था, तो कहीं ना कहीं मोदी की बात भी वहां पर वो कर रहे थे। और ये भी जब उनकी तरफ से ये कहा गया कि आप ये देखिए कि पूरे मामले में, मणिपुर के पूरे मामले में जब उनकी तरफ से ये कहा गया कि आपने मणिपुर को 2 हिस्सों में जो है वो बांट दिया है, चिंगारी की इन्होंने बात की, ये कोई आम बातें नहीं है, ये एक ऐसी बात है जिससे बीजेपी पूरी तरीके से जो है वो तिल मिला गई है। उसके पास अब जवाब देते जो है वो बन रही रहा है। क्या अब आपको लग रहा है शाहनवाज साहब कि एक ऐसा वार कर दिया गया है कि जिसका जवाब तो देते बन नहीं रहा है, लेकिन अब उन जरूरी बातों पर बात नहीं की जाएगी, जो सवाल पूछे गए हैं उनके सीधे जवाब नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि कल हमने निशिकांत दुबे को सुन लिया, स्मृति ईरानी को आज हमने सुन लिया, बल्कि उन तमाम गैर जरूरी चीजों को पर बात की जाएगी, या फिर से राहुल गांधी की इमेज को जो मलाइन करने की कोशिश, जो बिगाड़ने की कोशिश हमेशा बीजेपी करती आई है, उसी ढर्रे पे काम करती हुई नजर आएगी। में भी इस बात को कहा कि सबको अंदाजा था कि राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब कौन देगा। सबको पता था कि स्मृति ईरानी को बुलवाया जाए। दरअसल एक मजबूत गंभीर आदमी के सामने उसको मनाई करने का एक तरीका ये भी है कि जो सबसे नॉन सीरियस आदमी हो आपके खेमे का, उसका आप इस्तेमाल करते हैं, उसको उसके पैरेलल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, आप देखिए, जो भी एक इंस्टीट्यूशन है उसमें सबसे गंभीर आदमी को उसका मुखिया बना दिया। आपको याद होगा पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट का मामला, कितने अच्छे कलाकार, संवेदनशील कलाकार वहां से निकलते रहे हैं। उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक नॉन सीरियस आदमी को उसका हेड बनाए। तो ये मनोतरीका है काम करने का। तो सबसे गंभीर हो उसके सामने आप सबसे नॉन एलिमेंट्स को सामने करते। आपको याद होगा राहुल गांधी जी ने जब भारत के इकोनॉमी पे बात किया, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से नोबेल लॉर्ड बात किया, और जो उन्होंने प्रेडिक्शंस जाहिर किए थे, ये अंदाजा था कि ये फिर से सही साबित होने जा रहे हैं। तो मोदी जी एक बड़े से पत्थर पर लेट गए, कहीं कबूतर या कहीं आग वाग खिलाने चले गए। तो ये गंभीर सवाल को अगंभीर तरीके से करने की एक फासिस्ट कोशिश है, और वही आज फिर से हुआ। लेकिन देश समझ रहा है, देश थोड़े देर के लिए बहक सकता है, किसी के लटके झटके में जा सकता है, लेकिन गंभीरता देश नहीं, क्योंकि इसका खामियाजा एक नॉन सीरियस अप्रोच है देश को समझने का, देश को संचालित करने का। इसका खामियाजा हर भारतीय नागरिक भुगत रहा है, और उसको लग रहा है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि मोदी के यहाँ जो सबसे मजबूत, उनके पास जो तीर था तरकश में, वो दुर्भाग्य से स्मृति ईरानी थी, और अब वो लैप्स हो चुकी। देश बात करेगा, आप देखिएगा इस भाषण के बाद से देश अपने बुनियादी मुद्दों पे बात करेगा। देश फिर से मणिपुर में बात करेगा, कश्मीर पे बात करेगा। देश कुछ समय के लिए आप उसको उलझा सकते हैं, लेकिन हर भारतीय ये महसूस करता है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, या फिर इस तरफ से दूसरे तरफ तक सारे लोग अगर एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये हमको भारतीयता, हमारा संविधान जो होता है, उस पर जब अटैक होगा तो जाहिर सी बात है लोग रेबल करेंगे, लोग बोलेंगे। इसीलिए आप देखिए जो राज्यसभा में जैसे ही इन्होंने बोलना शुरू किया,
आधे घंटे के भाषण में मुश्किल से 4-5 मिनट इनको दिखाया गया। क्यों दिखाया गया? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये देश की आवाज है, राहुल गांधी की आवाज नहीं है। राहुल गांधी जी ने आज जो भाषण में बहुत अहम बात कही, देश अहंकार से नहीं चल सकता। उन्होंने अपने ऊपर उदाहरण दिया कि मैं सोचता था भारत जोड़ो यात्रा में ही, उन्होंने हम लोगों से भी कई बार ये बात कही कि मैं रोज 10 किलोमीटर चलता हूँ, दौड़ता हूँ, मुझे लगता था मेरे लिए आसान है। ये घमंड था उनका, ये उनका अहंकार था। लेकिन 4-5 दिन के अंदर उनका ये अहंकार खत्म हो गया, जब उनके घुटनों में दर्द होने लगी। ये बात आज उन्होंने संसद में कही है। वो तो अपने नजीर से, अपने उदाहरण से प्रधानमंत्री को बता रहे हैं कि अहंकार आपको खत्म करने का, अहंकार आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, तब इस देश को चला पाए। इस देश को कोई अहंकार से नहीं चला सकता। आपको साबित करने के लिए आज का राहुल गांधी जी का जो संसद के अंदर, इसको हमेशा याद किया जाएगा। ये एक तरह से रेफरेंस पॉइंट बनने जा रहा है। बिल्कुल शाहनवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और इस प्रोग्राम में आप जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। तो जाहिर सी बात है कि आज राहुल गांधी ने जो बोल दिया है, इसकी गूंज जो है वो बहुत दिन तक सुनाई देगी। एक ऐसे वार किए हैं राहुल गांधी ने जिससे बीजेपी पूरी तरीके से तिलमिला गई है। उसके बाद जवाब देते बन नहीं रहा है। शायद स्मृति ईरानी वो तैयारी करके नहीं आई थी, उनको लग नहीं रहा था कि राहुल गांधी उन चीजों पर मात देंगे बीजेपी, जो वो बीजेपी खेलती आई है। जिस तरह से पूरे देश में उसने जो उसके साथ खड़ा है उसको देश के साथ, और जो उसके साथ नहीं उसको देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटने का जो ठेका बीजेपी ने लिया है, आज वही काम राहुल गांधी करते हुए नजर आए। आज उसी भारत माता की बात करते हुए नजर आए, और जिस तरह से कटघरे में खड़ा किया है पूरी बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, मणिपुर के इस पूरे मामले पर, और देश भर में नफरत की जो बयार बह रही है। हरियाणा का उन्होंने जिक्र किया कि आपने केरोसिन डाल दिया है, चिंगारी बस लगाने की देर है। मणिपुर में आपने चिंगारी लगाई, हरियाणा में लगाई, आप पूरे देश को जलाना चाहते हैं नफरत की इस आग में। और ये तमाम जो रेफरेंस पॉइंट अब राहुल गांधी ने दे दिए हैं, आप ये देखिए कि ये उनका भाषण जो है वो दर्ज हो गया है। अब इस भाषण की बात लगातार होती रहेगी, आप इसको याद रखिएगा। आप ये भी याद रखिएगा कि कैसे विपक्ष की लगातार आवाज संसद में दबाने की कोशिश की जाती रही। पक्ष के नेता यानी सरकार में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग कुछ भी कहकर निकल जाते हैं, ना तो उनका सस्पेंशन होता है, ना ही उनको लेकर सभापति जी उस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही विपक्ष की तरफ से कुछ भी होता है, फौरन सस्पेंशन कर दिया जाता है। आप संजय सिंह का एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, डेरेक ओब्रायन का एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, और आज तो आप ये देखिए कि किस तरह से हमने माइक ऑफ होते हुए देखे इससे पहले संसद में, जो इससे पहले इतिहास में कभी नहीं देखा। जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो किस तरह से चंद मिनट के लिए ही बस वो स्क्रीन पर थे। हालांकि उनका पूरा भाषण अगर देखें तो लगभग 14 से 15 मिनट का उनका पूरा भाषण था, लेकिन सिर्फ चंद मिनट के लिए ही वो स्क्रीन पर थे। तो देखिए आप संसद टीवी की तरफ से भी किस तरह का खेल जो है वो सरकार खेल रही है कि विपक्ष का एक नेता अपनी बात को रखता है तो स्क्रीन पर भी उसे नहीं रखा जाता। इतनी इनसिक्योरिटी है, एक जो सब पर भारी है उसको इतनी इनसिक्योरिटी है कि वो जब एक विपक्ष का नेता अविश्वास प्रस्ताव में बोलता है तो स्क्रीन पर उसको रखा भी नहीं जाता है। तो आप ये देखिए, ये जो पूरा आज भाषण राहुल गांधी का था उससे बीजेपी तिलमिला तो गई है। आपने स्मृति ईरानी का वक्तव्य आपने सुना, उसके बाद जो चीपनेस की गई वो भी आपने देखी, और अब आप ये देखिएगा कि जो गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया है, इस पूरे भाषण को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और किस तरह से आपके सामने लेकर आता है। इंतजार ये रहेगा कि 4 बजे का वक्त तय किया गया था कि अमित शाह बोलेंगे, इस तरह की खबरें थी, लेकिन अमित शाह ने अभी तक तो उन्होंने अपना भाषण नहीं दिया है। इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी के इस भाषण के बाद अविश्वास प्रस्ताव के इस कल का दिन और है कि क्या अमित शाह बोलते हैं, प्रधानमंत्री कब मणिपुर पर अपना जो चुप्पी है उसको तोड़ते हैं, क्योंकि अभी तक वो मौन है। और यही वजह है कि लगातार विपक्ष जो है आक्रामक है कि मणिपुर पर आखिर कब बोलेंगे मौन मोदी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, कल फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।